मेरी बहन की शादी हुई तो मैं बहन के घर कुछ दिन रहने चली गई, क्योंकि जीजा काम पे चला जाता था और बहन घर पर अकेली होती थी। इसलिए बहन कहने लगी कि तुम मेरे साथ रहा करो। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मैं गर्भवती हो गई और मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। बहन ने अपने पति पर इल्जाम लगा दिया। पति कहने लगा कि मेरा तुम्हारी बहन के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं इसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। लेकिन बहन घर छोड़कर चली गई। फिर जीजा ने मुझे कहा कि अपनी बहन पर नजर रखो। मैं भी घर आ गई और बहन पर नजर रखने लगी। एक रात मुझे बहन के कमरे से कुछ आवाजें आई। जब मैं कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन की शादी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी बहन चुपचाप सी थी। शायद हर लड़की शादी के मौके पर अपने घर वालों से दूर हो जाने का सोचकर मायूस हो जाती है। हम 2 बहनें और मनोज भाई था। मेरे पापा मर चुके थे। हम 2 ही बहन थे, इसलिए हम में दोस्ती भी बहुत थी। बहन के जाने का सोचकर मैं उदास होने लगी थी। उसके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाती, क्योंकि मेरी अपनी बहन मुझे बहुत प्यारी थी। मैं हर बात अपनी बड़ी बहन से ही करती थी। वो भी मुझसे दूर होने से उदास रहती थी। शादी के वक्त तो मम्मी के गले लगकर रोने लगी, फिर मुझसे मिलकर भी बहुत रोई। मेरे बहनोई ने जब उसे इस तरह से उदास देखा तो मेरी मम्मी से कहने लगे कि अर्चना को भी साथ भेज दे, पूजा का दिल लग जाएगा। वैसे भी मेरे घर में पूजा के अलावा कोई और है तो नहीं, वो अकेली रहेगी तो यूं ही आप लोगों को याद करके रोती रहेगी। मैं भी तुरंत तैयार हो गई। मम्मी ने कहा कि ज्यादा दिन बहन के घर मत रहना, बस कुछ दिन के बाद वापस आ जाना। मैं अपनी बहन के साथ उसके ससुराल पहुंच गई। घर में मेरे जीजा के अलावा और कोई न था, वो अकेले ही थे। उनके मम्मी पापा भी मर चुके थे। रात को मैं एक अलग कमरे में सोने चली गई, लेकिन अभी मुझे आधा घंटा ही ना गुजरा था कि मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मुझे कुछ डर सा महसूस हुआ। पूछा दीदी और विराज भाई तो अपने कमरे में होंगे और विराज भाई यहाँ अकेले रहते हैं, तो इस वक्त मेरा दरवाजा कौन खटखटा सकता है। मैं कुछ डर सी गई थी, लेकिन दरवाजे पर मुझे विराज भाई की आवाज आई कि अर्चना दरवाजा खोलो। मेरा डर खत्म हो गया। मैंने बेड से उठकर फौरन से दरवाजा खोल दिया। वो कहने लगे कि तुम्हारी दीदी बहुत रो रही है, तुम्हें बुला रही है। ऐसा करो कि तुम उसके साथ ही सो जाओ, मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। मुझे यह सुनकर कुछ हैरानी सी हुई थी। आज से पहले तो दीदी के सिर में कभी दर्द न हुआ था, लेकिन हो सकता है पूजा दीदी को मेरे साथ सोने की आदत है, इसलिए मुझे बुला रही हूँ। मैं अपनी बहन के कमरे में गई। मेरी बहन अपने आंसू पोंछ रही थी। मुझे देखकर कुछ ठीक सी हो गई। मैंने कहा कि दीदी क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो। कहने लगी कि तुम मेरे पास सो जाओ, मुझे यहाँ न जाने क्यों घुटन सी महसूस हो रही है। मम्मी बहुत याद आ रही है। मेरी बहन अभी भी वैसे ही दुल्हन बनी हुई थी। मैंने कहा कि मेरा यहाँ आपके कमरे में रहना अच्छी बात नहीं है, मैं कैसे सो सकती हूँ, विराज भाई क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि मैं उन्हें कह चुकी हूँ कि मेरे सर में दर्द है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। मैं चुप सी हो गई थी। मैं उनके बेड पर लेट तो गई थी, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी कपड़े बदलकर मेरे पास लेटकर सो भी गई थी, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। पूरे बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। कमरे में गुलाब के फूलों की नेट बनी हुई थी। दुल्हन के पहले दिन कमरे को देखकर अपने आप में बहुत बुरा लग रहा था, मगर काफी देर के बाद मुझे नींद आई। जब मैं सुबह उठी तब भी दीदी सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे किचन में शोर की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई 2 लोग बातें कर रहे हों। जब मैं किचन में गई तो विराज भाई नाश्ता बना रहे थे और एक नौकर थी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, साहब जी आपकी दुल्हन तो बड़ी ही प्यारी है। वो समझी कि शायद मैं पूजा दीदी हूँ। विराज भाई की पीठ मेरी तरफ थी। उन्होंने पलट कर मुझे देखा तो हंसने लगे। नौकर से कहने लगे कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये तो पूजा की छोटी बहन है। फिर मुझसे पूछने लगे कि मैं क्या नाश्ता करूंगी। मैंने कहा कि आप बाहर जाकर बैठ जाएं, नाश्ता मैं बना दूंगी। वो कहने लगे, नहीं मैं बना लूंगा, मुझे आदत है ये सब काम करने की। तुम जरा अपनी बहन को उठा दो, नौकरानी को उसे देखना है, कब से मेरे सिर खा रही है। विराज भाई ने मुस्कुराते हुए नौकरानी की तरफ देखकर कहा। मैं किचन में बाहर आई। जब कमरे में गई तो दीदी अभी तक सो रही थी। मैंने दीदी को उठाया तो वो गुस्से से कहने लगी, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। मैंने कहा, दीदी आप उठकर नाश्ता कर लें। मुझे गुस्से से देखकर और कहने लगी, अभी तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर आ गई। मैंने विराज भाई के साथ नाश्ता टेबल पर रखा। दीदी फिर तैयार होकर बाहर आ गई थी। विराज भाई के पास टेबल पर बैठकर विराज भाई ने उनका पहचान नौकरानी से करवाया। नौकरानी की खुशी का जवाब भी दीदी ने गुस्से के अंदाज में दिया।
पूरा दिन दीदी अपनी सहेलियों से फोन पे बातें करती रही। मैं किचन में खाना बनाने लग गई। विराज भाई किसी काम से बाहर चले गए। रात को जब वह लौटे तो खाना खाने के तुरंत बाद दीदी फिर सिर दर्द का कहने लगी। विराज भाई परेशान हो गए। मैं तो सोच में पड़ गई कि दीदी के सिर में फिर से दर्द क्यों हो गया है। विराज भाई दीदी से कहने लगे कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन दीदी कहने लगी कि अभी नहीं, मैं सर दर्द की गोली खाकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर दीदी मुझसे कहने लगी कि अर्चना मेरे कमरे में आकर मेरा सिर दबा दो। मैं उठकर उनके कमरे में चली गई और दीदी का सर दबाने लगी। दीदी मुझसे कहने लगी कि आज भी तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोना। मुझे दीदी की ये बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, कल भी आपने मुझे अपने साथ सुला लिया था। विराज भाई क्या सोच रहे होंगे, मैं तो कल वापस अपने घर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर दीदी रोने लगी। कहने लगी मुझे अकेला इस इंसान के साथ मत छोड़कर जाओ। जैसा ये आदमी नजर आता है ये वैसा है नहीं। तुम नहीं जानती कि इसने मुझे क्या धमकियां दी हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन इसलिए यहाँ से मत जाओ और मेरे पास सो जाओ। दीदी की बात सुनकर मैं पागल सी हो गई थी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी उन दोनों के बीच में कि दीदी जीजा से इतना डर रही थी। दीदी के चेहरे पर भी अजीब सा डर दिख रहा था। मैं आज भी दीदी के साथ सो गई। दूसरे दिन भाई मुझे वापसी के लिए लेने आ गए थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि कुछ दिन दीदी के साथ ही रहूंगी। मैं ये देखना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है, दीदी क्यों अपने पति से इतना घबरा रही है। विराज भाई अच्छे ही दिखते हैं। दीदी ने भी मेरे भाई से कहा था कि अर्चना को मेरे पास ही रहने दो, 1 माह बाद आकर ले जाना। भाई मुझे वहीं छोड़कर वापस चले गए। अब मैं विराज की हरकतों को नोट करने लगी। वो खाने के बाद भी दीदी को घूर घूर कर देखते रहते थे। दीदी उनके इस तरह के घूरने को भी घबरा जाती। ना जाने क्यों ऐसे थे, जबकि मुझसे बिल्कुल ठीक से बात करते थे, छोटी बहनों की तरह समझते थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। एक बार खाना खाने के वक्त जीजा ने दीदी से कहा कि वो उनके साथ आइसक्रीम खाने चले। ये सुनते ही दीदी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। दीदी की हिचकिचाते हुए मना कर दिया। कहने लगे कि मैं आइसक्रीम नहीं खाती, अर्चना को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप अर्चना को अपने साथ लेकर चले जाएं। सच आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद थी। विराज फिर से दीदी को घूरने लगे, लेकिन उन्हें कहा कुछ नहीं और मुझे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले गए। मुझसे हंसकर बातें कर रहे थे। कहने लगे कि तुम्हारी दीदी बहुत ही सरल मिजाज की है, लेकिन तुम्हारी आदत अच्छी है। मुझे उनकी ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरी दीदी बहुत अच्छी है। कहने लगे मुझसे तो बात तक नहीं करती, मुझे देख के डरने का ड्रामा शुरू कर देती है, जैसे मैं कोई भूत हूँ। और वो इस बात पर मुस्कुराए। मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं। मैंने भी बात मजाक से खत्म कर दी। एक बार मैंने रात को आँख खोली तो मुझे दीदी के कमरे से लड़ने की आवाज आ रही थी। न जाने किस बात पर बहस थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। पहले तो सोचा कि मुझे पति पत्नी की बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन जब बहस हो गई और लड़ाई जारी रही तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं दीदी के कमरे के पास पहुंची तो दीदी के रोने की आवाज आ रही थी। विराज भाई का असल रूप तो अब मेरे सामने आने वाला था। वो भी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे बंद करो अपना रोना धोना, कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मना करती जा रही हो। दीदी कहने लगी कि मैं ये बात नहीं मान सकती, मैं अर्चना को वापस नहीं भेजूंगी। मेरी बहन आपको क्या कहती है, उसे 1 महीने तक तो मेरे पास रहने दो, मैं उसे भेज दूंगी, लेकिन अभी मुझे उसकी जरूरत है। मेरी सर में बहुत दर्द है, भगवान के लिए मुझे सुकून से सोने दे। जीजा खामोश हो गए। मुझे उनका असली रूप देखकर अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं अपनी दीदी को इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी दीदी को मेरी न जाने क्या जरूरत थी। अब भी जीजा का रवैया मुझसे पहले जैसा ही था, लेकिन अब तो वो मेरा और भी ख्याल रखने लगे थे। रात मेरे लिए रोज कभी जूस तो कभी आइसक्रीम ला कर देते, जिसे खाते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगती थी और मैं ऐसी गहरी नींद सो जाती कि सुबह ही मेरी आंख खुलती थी। लेकिन दीदी का चेहरा उतरा हुआ था। एक बार मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। दीदी मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझे बताई, मेरे तो सुनकर होश ही उड़ गए थे। डॉक्टर ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी बहन भी परेशान हो गई थी। मैं तो रोने लगी थी। मैंने घर आते ही दीदी से कहा कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, लेकिन दीदी कहने लगी कि वो सच कह रहे हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था
कि वो इंसान अच्छा नहीं है। देखा ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। अर्चना, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी इज्जत खराब कर दी है, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। यह कहकर दीदी भी फुट फुट कर रोने लगी। मैं खुद बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर मुझे याद आने लगा कि जीजा मुझे तो जूस और आइसक्रीम लाकर देते थे, शायद उसमें कुछ गड़बड़ थी। वो पीते ही मुझे नींद आने लगती थी और मैं बहुत गहरी नींद सो जाती थी। शायद मुझे नींद का जूस पिलाकर उन्होंने, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि जीजा ऐसे घटिया हो सकते हैं। मुझे उनसे नफरत सी महसूस होने लगी और रात को जब जीजा घर आए तो मेरे लिए जूस लेकर आए थे। मैं तो उनको तरफ देखा भी नहीं। दीदी ने गुस्से में उनका कॉलर पकड़ लिया था। कहने लगी कि कमीने इंसान, तुमने मेरी बहन को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दीदी के बोलने के अंदाज और गुस्से पर वो यूं अनजान बने बैठे थे जैसे बहुत ही मासूम हो और कहने लगे कि पूजा क्या बोल रही हो, होश में तो हो। मेरी दीदी रोने लगी, उनका कॉलर छोड़कर कहने लगी, अर्चना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विराज भाई के रंग ही उड़ गए थे। वो मुझे हैरानी से देखने लगे। मेरा जी चाहा कि मैं उनका मुंह ही नोच लूं। दीदी ठीक कहती है कि ये जैसे हैं वैसे नजर नहीं आते। मैं ही बेवकूफ बनी रही, उन्हें अपना भाई समझती थी। उनके घटियापन की शायद कोई हद ही नहीं थी। अभी भी इस बात से मुकर रहे थे। कहने लगे कि अर्चना को अपना छोटी बहन समझती हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। विराज भाई की चिल्लाकर दीदी से बात कर रहे थे। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या आपने तो मुझे बहन कहकर इस बात की सारी रिश्ते को ही गंदगी से काला कर दिया है। आप मुझे नशा वाला दवा डालकर जूस पिलाते थे ताकि मैं सो जाऊं और आप, मेरे पास तो जैसे लफ्ज ही खत्म हो गए थे। मैं रोने लगी। इसी वक्त मेरा भाई वहां पहुंच गया। शायद दीदी ने उसे बुलाया था। उसने विराज भाई को खूब मारा। वो मार खाते हुए भी अपने पाप को कबूल नहीं कर रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मैं किस पर शक करती। मैं जीजा के घर में ही रह रही थी। वहाँ सिर्फ विराज भाई थे और वो मुझे जूस लाकर देते रहे थे, जिसे पीते ही मैं होश खो बैठती थी। मेरे भाई ने उन्हें मार मार के बुरा हाल कर दिया था और हम दोनों बहनों को लेकर वापस घर चले गए थे। घर जाते ही दीदी मम्मी के साथ गले लगकर रोने लगी। कहने लगी कि अर्चना को विराज ने बर्बाद कर दिया है। मैं तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। अब मेरी मम्मी तो सुनते ही दिल पकड़ के बैठ गई। मेरा भाई भी कुर्सी पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी। मैं भी उनके साथ लगकर फुट फुट कर अपनी किस्मत पर रोती रही। मेरी बहन ने अपने ही पति पर डिवोर्स का केस कर दिया था। मेरी माँ 4 दिन से बीमार बिस्तर पे पड़ी रही। मैंने खुद को कमरे में बंद कर दिया था और रोती रहती थी। उस वक्त दीदी ही थी जो पूरे घर को संभाले हुए थी। मम्मी को भी वही संभाल रही थी। मेरी बहन कितनी अच्छी थी। अगर वो मतलबी होती तो मेरी खातिर अपना बसा बसाया घर न छोड़ती। मुझे ये कहती है कि तुम गलत हो, वापस घर चली जाओ। तुम्हारे लिए मैं क्यों अपने घर बर्बाद करूं? लेकिन दीदी तो मेरे खातिर अपना घर बर्बाद कर दिया था। 15 दिन में मम्मी भी काफी सही हो गई थी। मैं खाना पीना तक छोड़कर बैठ गई थी। दीदी भी मुझे जबरदस्ती कुछ खिला देती थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। मैं तो बर्बाद होकर रह गई हूँ। भला मुझसे कौन शादी करेगा? लेकिन 15 दिन के बाद जो कुछ मेरी माँ ने मुझे कमरे में आकर कहा, मैं हैरानी से उनका मुंह देखते रह गई। मम्मी कहने लगी कि कल वो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाएंगी और मेरा अबॉर्शन करवा देंगी। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी कि अभी यह बात घर पर ही है, घर पर ही खत्म हो जाएगी। मैं भी यही चाहती थी। मैं क्यों अपनी जिंदगी का बर्बाद करती। अगले दिन मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गई। एक लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी किए। जो पहाड़ मेरे सिर पे फटा वो मैं ही जानती थी। मैं यूं पनी डॉक्टर की शक्ल देख रही थी। मम्मी भी मुझे हैरत से देख रही थी। हम लोग वापस घर आए थे। कमरे में बैठी अपना चकराता सर हाथों में लिए बैठी थी। मेरे साथ ये क्या हुआ था? ऐसा कैसे हो सकता था? मैं किसकी बात पे भरोसा करूं, किसकी बात पे नहीं? कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मुझे अपने दिमाग की नस खींची हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न था। मैं बिल्कुल चुप सी थी। चंद दिन में मेरे कॉलेज खुल गए थे। कॉलेज जाने लगी। दीदी का केस भी आखिरी डेट पे था। शायद इसी डेट पर ही उनकी डिवोर्स हो जाती। मैं कॉलेज जाने लगी तो मेरी दोस्त ने भी मेरे पीली रंगत को देखकर वजह पूछने लगी। मैं उन्हें क्या वजह बताती। मैंने कहा कि मुझे बुखार था। कुछ दोस्त तो मुझसे मेरी दीदी की शादी के बारे में बात करने लगे। बस 2 माह ही तो हुए हैं उनकी शादी को, और क्या कुछ बात हो गई है क्या? लेकिन वही मेरी दीदी के दोस्त भी मुझसे मिल गई थी। दीदी के बारे में पूछने लगी। दीदी के दोस्त ने जो मुझे झटका दिया मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने भी उनके दोस्त के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया था। मैंने कहा कि मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है, वह ऐसा नहीं कर सकती।
जब मैं घर पे पहुंची तो दीदी बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझसे कहने लगी कि अर्चना 4 दिन बाद आखिरी डेट है, इसके बाद मेरी इस घटिया शख्स से जान छूट जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दीदी के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाई नहीं छुप रही थी। पहले तो उनकी खुशी देखकर मुझे उनके दोस्त की बातें याद आने लगी। फिर मुझे लगा नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं हो सकती, ना ही मेरे साथ ऐसा कर सकती है। जाहिर है उनका पति अच्छा नहीं था, तभी उनको छोड़ने पे वो इतना खुश थी। लेकिन मेरे अंदर मेरा दिल मुझे कुछ और ही बता रहा था। जिस दिन मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद मेरी टेस्ट रिपोर्ट देखकर कहा कि मैं कोई गर्भवती नहीं हूँ और ना ही मेरे साथ कोई जबरदस्ती की गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी मम्मी भी ये सुनकर परेशान हो गई थी। अगर मैं बिल्कुल ठीक थी तो फिर उस डॉक्टर ने मुझसे ये बात क्यों कही थी? फिर मम्मी मुझसे पूछने लगी कि अर्चना, क्या उस डॉक्टर ने भी तुम्हारे टेस्ट किए थे? मुझे याद आने लगा कि उसने मेरा कोई टेस्ट नहीं किया था, उसने तो बस मुझे चेक किया था और कहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। मैं उसकी बात ही सुनकर परेशान हो गई थी। मुझे कहा कोई और टेस्ट की जरूरत नहीं, दीदी ने भी ऐसा कुछ नहीं करवाया था। मुझे फौरन से घर लेके आ गई थी और एक तमाशा से खड़ा कर दिया था। कुछ देर तो मेरी मम्मी चुप रही, फिर मुझसे सारी बातें पूछने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि दीदी को ये बात पता नहीं है कि मम्मी मुझे हॉस्पिटल लाई हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ ना बताऊं, बस चुप ही रहूं। मैं तो ये बात भी समझ नहीं पाई थी। कॉलेज में दीदी के दोस्त ने मेरे होश उड़ा दिए थे और अब दीदी के चेहरे पर छाई खुशी की चमक देखकर मैं तो उन पर शक करने लगी। रात को एक और राज का पता चलना बाकी था जब मेरे ही नंबर पर विराज जीजा की कॉल आने लगी। ना जाने क्यों मैंने वो कॉल उठा ली। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैं चुपचाप सुनती रही। इसके बाद मैं दीदी की आदतों को नोट करने लगी। आजकल ना जाने क्यों किसी से भी हंस हंस कर बातें करती हैं। एक रात में पानी पीने सहन में जाई तो मैंने सहन से ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर दीदी को चढ़ते देखा। रात के 1 बजे का वक्त था। उस वक्त वो छत पर क्या करने गई थी? मैं उनके पीछे ही चल दी, लेकिन जब मैं ऊपर गई दीदी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं वहीं से वापस नीचे उतर गई। मुझे अपनी बहन की इस हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपने खातिर मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। मैंने जल्दी से पहले अपनी मम्मी को जगाया, इसके बाद भाई को, और उन्हें ऊपर ले गई। उस वक्त दीदी किसी और नौजवान के साथ गले लगे हुए ये कह रही थी कि बहुत जल्द मुझे डिवोर्स मिल जाएगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, इस बेवकूफ इंसान से पीछा छुड़वाने मेरे बाएं हाथ का कमाल है। मेरे भाई यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ दीदी को मारा, फिर उस नौजवान को मारने पीटने लगा। वो नौजवान तो अपने आप को छुड़वाकर भाग गया। दीदी का रंग फीका पड़ गया था, उसका सच खुल गया था। उस दिन फोन पे भी जीजा मुझसे यही कह रहे थे कि अर्चना, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया। तुम्हारी दीदी तो खुद ही मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। पहले ही दिन उसने रोना धोना मचा दिया था। उसके सिर में दर्द है। फिर वो हर रात तुम्हें सर दबाने के बहाने अपने साथ सुलाने लगी थी। मैं उसका पति था, उसे चाहता था, इसलिए उसे अपनी नजरों से समझाने की कोशिश करता रहा कि वो तुम्हें अपने साथ न सुलाया करें। लेकिन जब वो बाज नहीं आई तो एक दिन मेरा उससे झगड़ा शुरू हो गया। मैंने उससे कहा कि अर्चना को वापस भिजवा दो। जब तक वो यहाँ रहेगी तुम और मैं अपनी जिंदगी ठीक से नहीं गुजार सकेंगे। लेकिन वो रोने धोने लगी, कहने लगी कि बस 1 महीना मेरी बहन को मेरे पास रहने दो। मुझे लगा कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। लेकिन मैं भी इंसान था। मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए तुम्हें जूस में हल्की सी नींद की दवा देता था ताकि तुम्हें गहरी नींद सो जाओ और मैं उसके साथ रह सकूं। लेकिन वो मुझे करीब तक नहीं आने देती थी। कभी कुछ बहाना करती थी तो कभी कुछ, और जैसे 1 महीना गुजरा उसने मुझे झूठ बोलकर ये तमाशा खड़ा कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया है और ना ही कभी कर सकता था, और अब भी अदालत में मुझे सजा दिलवाना चाहती हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। मुझे तुम्हारी बहन के साथ रहना भी नहीं है। बस तुम अगर एक बार सच बोल दो मैं सजा से बच जाऊंगा। मैंने उस वक्त जीजा की बात सुनकर फोन बंद कर दिया था। मुझे उनकी बातों पर यकीन भी आ चुका था, क्योंकि ना मैं प्रेग्नेंट थी, ना किसी ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती की थी। फिर मुझे मेरी बहन के दोस्त ने भी बहुत बता दिया था कि वो किसी आवारा से लड़के से मोहब्बत करती है और बहुत मोहब्बत करती है, और अब तो मैं उनकी अपनी आंखों से देख चुकी थी। सारा सच खुल गया था। भाई ने दीदी को बहुत बुरा भला कहा। भाई जानते थे कि वो लड़का आवारा है। भाई ने कहा कि अब तुम खुद अपनी जगह अपने अच्छे बुरे की जिम्मेदार हो। 4 दिन के बाद अदालत ने मुझे सच बोल दिया। विराज जीजा आजाद हो गए। दीदी को डिवोर्स भी दे दिया था।
4 महीने खत्म होते ही भाई ने दीदी की शादी उसी आवारा के साथ करवा दी थी और कहा कि अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। 1 साल बाद मेरी भी शादी हो गई थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कुछ दिन के बाद मैं अपने पति के साथ शॉपिंग के लिए गई तो एक दुकान में दीदी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। दीदी जॉब कर रही थी। उनके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। शायद मोहब्बत का भूत उतर चुका था। उस आवारा लड़के ने उन्हें अपना असली रूप दिखा दिया था, इसलिए वो नौकरी करने पे मजबूर थी। ऐसी मोहब्बत का यही अंजाम होता है। हमारे मम्मी पापा बहन भाई हमारे अपने ही होते हैं, हमारे लिए अच्छा ही फैसला करते हैं। इसीलिए लड़कियों से कहूंगी कि मम्मी पापा की इज्जत को खत्म करने के बजाय उनकी इज्जत की चादर से खुद को ढांप लेना ही अक्लमंदी है। धन्यवाद दोस्तों।